सियासी नजरिए से आज का दिन बेहद अहम है। दिल्ली में आज कई रणनीति पर मंथन होंगे। कांग्रेस पंजाब कलह सुलझाने की रणनीति बनाएगी, तो वहीं शरद पवार विपक्ष को लामबंद करने में जुट गए हैं। दिल्ली में 24 जून को होने वाली बैठक के लिए गुपकार की भी अहम मीटिंग श्रीनगर में आज होने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस बुलेटिन में इन चारों बड़ी खबरों की पड़ताल होगी। तो आपको हम दिखा रहे हैं मुंबई से दिल्ली आज क्या अहम होने वाला है। प्रशांत किशोर के साथ बैठक के बाद आपको बता दें, शरद पवार आज विपक्षी दलों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। तीसरे मोर्चे को लेकर ये सुगबुगाहट। तो वहीं श्रीनगर में गुपकार की अहम बैठक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के लिए जो निमंत्रण गया है उसमें किस गुट का, किस पार्टी का क्या उस पर रुख रहता है, ये देखना होगा। तो वहीं पटना में भी सियासी हलचल तेज है। एलजेपी को लेकर जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, इन सबके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा मुमकिन है। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। लेकिन इन सब खबरों से पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी को वोट नहीं देने वालों की हत्याएं हो रही हैं। स्मृति ईरानी के मुताबिक लोग इतने खौफ में हैं कि वो जान बचाने के लिए धर्म बदलने तक को तैयार हैं। मैं आज न्यायालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं कि वो लोग जो प्रताड़ित हुए, वो लोग जो घरों से निकाले गए, वो लोग जो मौत के घाट उतारे गए, वो महिलाएं जिनका बलात्कार हुआ, उनके लिए आज विश्वास जागा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। मैं हमारे लोकतंत्र में शायद पहली बार देख रही हूं कि एक मुख्यमंत्री एक राज्य में लोगों को सजाए मौत होते इसलिए देख रही है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के पक्ष के लिए वोट नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे देश में कि एक चुनाव के बाद, परिणाम निकलने के बाद हजारों की तादाद में लोग अपना मकान, अपना गांव छोड़कर बॉर्डर तक क्रॉस कर रहे हैं और रहम की भीख मांग रहे हैं, कहते हुए कि हम अपना धर्म बदलने को तैयार हैं, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल हमें बख्श दे। महिलाओं को घरों से उठाकर सार्वजनिक उनका बलात्कार किया जा रहा है, चाहे वो दलित महिला हो, आदिवासी हो। और एक 60 साल की महिला ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया कि मेरे 6 साल के पोते के सामने मेरा बलात्कार कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और समर्थक हूं। और अब बात गुपकार गठबंधन की, जिसकी आज अहम बैठक श्रीनगर में होने जा रही है। करीब 1 घंटे बाद गठबंधन की सभी 6 पार्टियों के नेता मीटिंग करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते को लेकर राय बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं की 24 जून को बैठक बुलाई है, लेकिन अभी तक गुपकार की सभी पार्टियों की सहमति इस पर नहीं बनी है। इसी मुद्दे पर श्रीनगर में अहम बैठक हो रही है। दुविधा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने है, जिन्होंने पीएम मोदी के साथ मीटिंग में शामिल होने का फैसला अब तक नहीं लिया है, लेकिन गठबंधन की अन्य पार्टियां बातचीत के लिए सहमति जता चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 24 जून को दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर दिल्ली से कश्मीर तक हलचलें तेज हैं। दरअसल आज काफी महत्वपूर्ण दिन है जब गुपकार अलायंस के 7 संगठन जो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी शामिल है, वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पर मिलेंगे। क्योंकि पीडीपी ने भी साफ किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी साफ किया है कि प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई 24 जून की मीटिंग को लेकर रणनीति आज ही तय होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पिछले कुछ दिनों से कश्मीर से बाहर हैं, वो कश्मीर आज पहुंचे और आज ही ये बैठक होगी और इसी में तय होगा कि गुपकार अलायंस, जो कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 7 राजनीतिक दलों ने बनाया था और जिनकी पहली मांग थी कि जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 हटा है उसको बहाल किया जाए, उसके लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक ये अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से पहुंची है। लेकिन आज की मीटिंग को लेकर जहां एक तरफ एजेंडा अभी साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री किस बात को लेकर जो है विचार विमर्श जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से कर रहे हैं, उस बीच महत्वपूर्ण ये भी होगा कि क्या गुपकार अलायंस की पार्टियां पार्टियों के तौर पर अलग अलग प्रधानमंत्री की इस बैठक में शामिल होंगे क्योंकि सभी को न्योता मिला है, या फिर वो गुपकार अलायंस में किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं जिसकी अटकलें ज़्यादा हैं और वही प्रधानमंत्री की इस बैठक का हिस्सा बनेगा। लेकिन जिस अंदाज से
अफवाहें हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर राज्य का दर्जा देने पर विचार विमर्श हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि चुनाव ही जो प्रायोरिटी है, वहां पर आज की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि गुपकार अलायंस जो अनुच्छेद 317 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बना था, उसकी तरफ से प्रधानमंत्री की पहली बार 2 साल में इस आल पार्टी मीटिंग में मुद्दे क्या उठाए जाएंगे। तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। दिल्ली में आज शाम 4 बजे शरद पवार के घर बड़ी बैठक होने जा रही है। ये मीटिंग विरोधी पार्टियों की है, लेकिन कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है। माना जा रहा है कि पवार अब सियासी पावर दिखाने के मूड में है। राष्ट्रीय मंच के बैनर तले आप से लेकर टीएमसी, आरजेडी समेत दलों की बैठक बुलाई गई है। सबसे अहम मुद्दा 2024 का आम चुनाव है, जिसके लिए एनडीए का विकल्प बनाने पर चर्चा हो सकती है। तो शरद पवार के साथ मुलाकात में कौन कौन नेता शामिल हो सकते हैं, उनकी भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एनडीए से अलग, बीजेपी से अलग, एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज। प्रशांत किशोर के साथ इससे पहले शरद पवार की मुलाकात हुई थी, लेकिन अब देखिए फारूक अब्दुल्ला, यशवंत सिन्हा, ये तमाम, हालांकि इससे पहले टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएलडी, ये सब शरद पवार के साथ इस मीटिंग में हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस अभी तक के हिसाब से इस मुलाकात में शामिल है। एजेंडा क्या है इस मुलाकात का? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन, विपक्षी दलों को एकजुट करना, कांग्रेस मुक्त मोर्चे की तैयारी, और यही वजह है कि कांग्रेस के बगैर शरद पवार इस तीसरे मोर्चे को बढ़ा रहे हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी और आगे की तैयारी को लेकर ये अहम बैठक। पवार साहब ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष की एकता के लिए वे काम करेंगे। निश्चित रूप से सिर्फ ये राजनीतिक दलों की बैठक नहीं, बुद्धिजीवी इसमें है, पूर्व चुनाव आयोग इसमें है, कई अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। तो हमें लगता है पहले परिस्थिति पे चर्चा होगी, लेकिन निश्चित रूप से विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम आने वाले दिनों में पवार साहब करेंगे। विपक्ष को एकजुट करने के लिए प्रयास होगा, पहले भी कहा गया है, उसकी कवायद शुरू होगी और सभी को इकट्ठा करके हमें लगता है कि जिस तरह से परिस्थितियां बनेगी हम आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र संभल नहीं पा रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना रोज एक दूसरे को कोसती है, चप्पल दिखा रही है। कोरोना का मृत्यु का तांडव, घोटाले शुरू है और उस समय पर हमारे शरद पवार साहब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सभी विपक्ष को साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे एक आओ, अनेक आओ, साथ में मिलकर आओ। मोदी जी का कोई जवाब नहीं हो सकता। और बड़ी खबर पंजाब के अंदर जारी अंदरूनी कलह की। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह बेहद नाराज हैं। आज कांग्रेस कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धू पर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। तो लगातार पंजाब में ये कलह जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू, जिस तरह से टकराव की स्थिति इन दोनों के बीच बनी हुई है, उसका असर दिल्ली तक दिखाई दिया है। सिद्धू लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो सीधे सीधे कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ तो जाता ही है, लेकिन पार्टी में पंजाब में एक टूट की तरफ भी इशारा करता है। लेकिन ऐसे में जब अगले साल चुनाव है तो क्या आगे की स्ट्रैटेजी होगी और क्या आलाकमान इन दोनों के बीच जारी गतिरोध को सेटल कर पाने में कामयाब होगी, ये सवाल बना हुआ है। पंजाब कांग्रेस का आपसी कलह दिल्ली में सुलझाने की कोशिश जारी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पंजाब के कई बड़े कांग्रेस नेता दिल्ली आ रहे हैं, जो कांग्रेस के 3 सदस्यीय कमेटी से मिलेंगे। वैसे कमेटी से कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज दूसरी बार की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सिद्धू बनाम कैप्टन की जंग बागियों के इरादे को भी हवा दे रही है। कोरोना किट से लेकर विधायकों के बेटे को नौकरी के मसले पर सरकार पहले से ही घिरी हुई है और अब आपसी जंग ने अकाली दल को मौका दे दिया है। सिद्धू साहब तो कांग्रेस के नेता हैं। मेरे ख्याल से देखिए, मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस तरह की ऐसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के बारे में। मतलब अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू दी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी
ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਈਵਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ इंटरनल डेमोक्रेसी ਅਸੀਂ पार्टी का नुकसान भी कर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन पर हम आपको अपना एक खास प्रोग्राम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। धर्मांतरण मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरी घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी ने एजेंसीज को निर्देश दिए हैं कि वो तह में जाकर जो भी इस मामले में संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत ये कार्रवाई की जाए। आरोपियों की संपत्ति जब्त कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। और अब देखिए हमारी खास पेशकश रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर। पूरे देश में 18 साल से ज्यादा के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की मुहिम का आज दूसरा दिन है। कल 86 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। इसके बावजूद सियासत लेकिन इस मामले पर जारी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीर है लापरवाही की, जो कोरोना वायरस को फिर से एक्टिव कर सकती है, फिर से तीव्रता के साथ बढ़ा सकती है। दिल्ली के ओखला मंडी में कोरोना काल से पहले जैसी भीड़ नजर आई थी। कई लोग बिना मास्क के दिखे तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं दिखा। वहीं राजस्थान सरकार ने कोरोना को देखते हुए शादी समारोह पर पाबंदी लगा दी है। इसके बावजूद राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा और कांग्रेस की विधायक इंदिरा मीणा शादी में जमकर डांस करते दिखे। दोनों सवाई माधोपुर जिले में 20 जून की शाम एक शादी समारोह में पहुंचे थे। राजस्थान में परिवार के मात्र 11 लोगों को शादी में मौजूद रहने की इजाजत है। नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और सजा का प्रावधान है। इन नियमों को सत्ताधारी दल के एमपी एमएलएज ने ही ताक पर रखा। देश में कल से शुरू हुए मुफ्त टीकाकरण अभियान के पहले दिन रिकॉर्ड बन गया, लेकिन सियासत भी इस पर जारी है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ की शिकायत है कि 18+ के लिए उनके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी आज सुबह 11 बजे कोरोना पर श्वेत पत्र जारी करेंगे। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। दिसंबर होने से 6 महीने टाइम लगेगा, तो 6 महीने में कितना है? The largest manufacturers of vaccines in the world facing a scarcity of vaccines today. माननीय राहुल गांधी जी, आपने नहीं लगवाया तो आप भी लगवा लीजिए। वैक्सीन पर अब तक सियासी शिकवे गिले तमाम हुए। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन पॉलिसी का रोड मैप तक मांगा, मगर इन विवादों के बाद आखिरकार 21 जून से पूरे देश में सभी के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की धमाकेदार शुरुआत हुई। पहले ही दिन रिकॉर्ड बन गया। 21 जून को वैक्सीन की 86 लाख डोज लगाई गई, जो एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में 43 लाख वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड था, जो 5 अप्रैल को बना था। इसके बावजूद वैक्सीन की डोज पर रोज रोज की सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली को एक भी डोज न मिलने की शिकायत कर रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ 3 दिन के स्टॉक का दावा कर रही है। ये कैसा टीकाकरण का अभियान है, ये कैसा वैक्सीनेशन का अभियान है जो सिर्फ अनाउंसमेंट है, जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन वैक्सीनेशन कहीं पर भी नहीं है। ये वैक्सीनेशन दिल्ली सरकार भी जरूर करेगी, लेकिन जब तक वैक्सीन की और डोजेज मुहैया नहीं कराई जाएंगी, तो इस वैक्सीनेशन अभियान का, इस टीकाकरण अभियान का क्या मतलब है? 18 से 44 साल के लिए उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। 18 से 44 साल के नागरिकों को लगाने के लिए हमारे पास केवल 3 दिन का स्टॉक है, और 45 साल और उससे ऊपर के नागरिकों को लगाने के लिए हमारे पास 348 दिन का स्टॉक है। 3 दिन का स्टॉक और 348 दिन का स्टॉक। तो ये जो नीति जिस तरह से बनी थी, वो इसमें जल्दी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगने की स्थिति को उत्पन्न कर दिया था। दूसरी तरफ मोदी सरकार के मंत्री पीएम के निर्देश के मुताबिक अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे। रविशंकर प्रसाद पटना में थे। उन्होंने सरकार की पीठ भी थपथपाई और वैक्सीन को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया। दिसंबर तक भारत में
लगभग 180-185 करोड़ टीका का उत्पादन होगा और 18 साल के उम्र के जितने लोग हैं भारत के, उन सबों को 2 डोज टीका लग जाएगा। तो यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक और विनम्र आग्रह है, माननीय राहुल गांधी जी, अभी तक देश को नहीं मालूम है कि आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया। आपने नहीं लगवाया तो आप भी लगवा लो। सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के कंधों पर है। सरकार दावा कर रही है कि 31 दिसंबर तक 70 से 80 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग जाएंगे। इसके लिए पहले दिन बने रिकॉर्ड को बनाए रखने की जरूरत है। वहीं विपक्ष शासित राज्यों से भी सियासत से ऊपर उठकर पूरी भागीदारी निभाने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। देश भर में टीकाकरण का दूसरा दिन। भोपाल में कल टारगेट से 6 लाख ज्यादा टीके लगे। आज रफ्तार कैसी है, देखिए हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ने यह रिकॉर्ड बनाया है महज 10 घंटे के अंतराल पे, यानी सुबह 10 बजे से सोमवार को जो वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था, उसमें रात 10 बजे तक मध्य प्रदेश ने 16,70,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी। इस तेजी से टीकाकरण हुआ कि सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश का इंदौर देश का पहला ऐसा जिला बन गया जहां एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। आखिरकार मध्य प्रदेश ने यह कमाल हासिल कैसे किया, ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर देखें तो आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई थी 21 जून को, वो उसी तरीके से थी जैसे चुनाव की तैयारियां होती हैं। बूथ स्तर पर वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे और 35,000 कर्मचारियों की, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। हर एक घंटे की मॉनिटरिंग वेबसाइट पे हो रही थी, वैक्सीनेशन कहां पे कितना हो रहा है, और सभी आंकड़े सीधे राज्य सरकार को भेजे जा रहे थे। 7,000 के करीब वैक्सीन केंद्र मध्य प्रदेश में बनाए गए थे। वैक्सीन सेंटरों पर सुबह से लोग पहुंच गए थे। उत्सव जैसा माहौल था, लोगों का स्वागत किया जा रहा था। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया, भोपाल और सीहोर 3 अलग अलग जिलों में जाकर टीकाकरण अभियान को देख रहे थे। इसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन में जाकर के उन्होंने सभी इंतजाम देखे। शाम होते होते मध्य प्रदेश ने 10 लाख का जो टारगेट था उसे तो पार कर ही दिया था, लेकिन रात होते होते ये और बढ़ गया और लक्ष्य से 6 लाख वैक्सीन ज्यादा मध्य प्रदेश में लोगों को लगा दी गई। शिवराज सिंह चौहान ने इसके बाद ट्वीट कर लोगों को बधाई दी, मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताया। लेकिन इसके साथ ही अब सरकार इस तैयारी में लग गई है कि ये गति जो वैक्सीनेशन को मिली है, अगर वैक्सीन की उपलब्धता इसी रफ्तार से होती रही तो मध्य प्रदेश में टीकाकरण भी तेजी से आगे बढ़ेगा और अक्टूबर तक मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी वैक्सीन के दायरे में आ जाएगी। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। मुंबई में वैक्सीन को लेकर पहले ही काफी मारामारी नजर आई। 21 जून से शुरू हुए मुफ्त टीकाकरण के बाद वहां के हालात कैसे हैं, पंकज उपाध्याय की इस रिपोर्ट में देखिए। करीब 1 महीना पहले आलम यह था कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध थी नहीं, इसलिए 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोक दिया गया। लेकिन अब जबकि वैक्सीन के पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, सेंट्रलाइज वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। इसलिए 18 से 44 साल का एज ग्रुप का ये जो प्रोग्राम है उसको फिर से रिवाइव कर दिया गया है। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रिव्यू मीटिंग ली और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि वो तमाम युवाओं से अपील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस टीकाकरण का हिस्सा बने, क्योंकि ये बहुत मुश्किल भरा समय है जहां एक तरफ तीसरी वेव का डर बना हुआ है और यह कहा जा रहा है जुलाई, अगस्त या सितंबर के माह तक तीसरी वेव हमला कर सकती है, तो दूसरी तरफ डेल्टा प्लस वेरिएंट के राज्य में 21 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें मुंबई शामिल है। मुंबई में खुद 2 केसेस हैं, ठाणे में 1 और पालघर में भी 1 केस आ चुका है। इन सब स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एक बार फिर से पुरजोर तरीके से चलाना चाहती है और वो तमाम लोगों से, खासकर कि युवाओं से अपील कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सामने आए और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बने। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। यूपी में कल लक्ष्य से 50,000 ज्यादा टीके लगाए गए। वहां मिशन वैक्सीनेशन कैसे आगे बढ़ रहा है, किस तरह की चुनौतियां इस वक्त सामने आ रही हैं, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की ये रिपोर्ट।
21 जून से शुरू हुए महाअभियान के तहत टीकाकरण में उत्तर प्रदेश ने पहले दिन 6,90,000 वैक्सीनेशन दिए हैं। इसके साथ ही सरकार की तैयारी है कि जून में यही रफ्तार बनाते हुए 1 करोड़ को पार करना है। हम मौजूद हैं इंदिरा नगर के एक CHC केंद्र पे, जहां आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और यहां पर 18 और 44 से लेकर के 45 प्लस सभी लोगों का टीकाकरण हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि जुलाई में प्रतिदिन औसत 10 से 12 लाख टीकाकरण के साथ में 3 करोड़ का आंकड़ा छुआ जाए। इसके लिए ब्लॉक स्तर पे छोटे छोटे क्लस्टर बना करके सरकार इस कवायद में है। न सिर्फ शहरी क्षेत्रों बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण को बढ़ाना सरकार ने अपनी प्राथमिकता माना है। यही कारण है कि नए प्लान के साथ में सरकार ने 6,000 से ज्यादा केंद्रों और साथ ही साथ टारगेट तौर पर यहां पर टीकाकरण की कवायद शुरू की है। पहले दिन के जो नतीजे हैं वो काफी उत्साहवर्धक हैं। अब देखना है कि सरकार इस प्लान को लगातार इस जरिए आने वाले दिनों में और बढ़ाएगी ताकि 3 करोड़ के आंकड़े को जुलाई में छू पाए। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। फ्री वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन, लेकिन कल शुरुआत होते ही रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन लगाई गई। दुनिया ने देख लिया कि भारत कितनी तेजी से वैक्सीन लगा सकता है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। पीएम ने फ्री वैक्सीन पर जो ऐलान किया था वो पहले दिन ही अप्लाई हुआ तो सब रिकॉर्ड टूट गए। वैक्सीनेशन की ऐसी स्पीड देश ने पहले नहीं देखी थी। 21 जून को वैक्सीन की 84 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई, जो एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में 43 लाख वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड था, जो 5 अप्रैल को बना था। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण की संख्या खुश करने वाली है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगाया और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी बधाई। वेल डन इंडिया। लेकिन अप्रैल मई वाले हालात जून में बदल गए और इससे भी जब वैक्सीनेशन पॉलिसी बदली, जब राज्यों को सबके लिए फ्री वैक्सीन मिलनी शुरू हुई, जब वैक्सीन का संकट कुछ हद तक कम हुआ, जब बिना स्लॉट बुकिंग सबके लिए वॉक इन वैक्सीनेशन होने लगे, तो एक दिन में टीके के करीब 84 लाख से ज्यादा डोज लग रहे हैं, जो पहले 20-30 लाख प्रतिदिन तक सीमित थे। जब से सरकार ने वॉक इन वैक्सीनेशन भी अलाउ कर दिया है, राज्यों में भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं महिलाएं और पुरुष यहां पर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। ज्यादातर लोगों के पास कोविन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए यहां पर कतारें आज लंबी दिखाई दे रही हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों तरफ से कोशिश हो रही है कि सबको वैक्सीन दी जाए और तीसरी लहर के आने से पहले पहले जितनी जनसंख्या भारत में वैक्सीनेशन करवा सकती है, उनकी वैक्सीनेशन करवाना इस वक्त बहुत जरूरी है। यूपी में 21 जून के लिए टारगेट रखा गया था कि एक दिन में 6 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इस टारगेट से भी करीब 50,000 ज्यादा टीके लगाए गए। ये वैक्सीनेशन पर बड़ी कामयाबी है। उत्तर प्रदेश में 21 जून से टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हो गई है, जहां सरकार ने 6 लाख औसत के टारगेट के साथ में जून में 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने की तैयारी की है। इसकी कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। तमाम उत्तर प्रदेश के 6,000 से ज्यादा केंद्रों में टीकाकरण चल रहा है। इसके साथ ही खास तौर पर छोटे छोटे क्लस्टर बना के ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को बढ़ाने की कवायद है, जिसको लेकर के पूरी तरीके से काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 45 वर्ष से ऊपर की आयु में ऑनलाइन के साथ साथ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। वहीं 18 वर्ष में फिलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है, लेकिन इसको बहुत जल्द ऑफलाइन यानी कि ऑन द स्पॉट भी किया जाएगा। इसके साथ ही खास तौर पर जोर दिया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले टीकाकरण को लेके, जिसको लेके सरकार ने खाका तैयार कर लिया है और इसकी कार्यवाही 17 जून से शुरू कर दी गई थी। वैक्सीनेशन के लिए यूपी का टारगेट और बड़ा है। 30 जून तक 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान है। फिर 1 जुलाई से हर दिन 10 से 12 लाख टीके लगाने की तैयारी है। जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है।
जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश ने तो हर राज्य का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में मध्य प्रदेश में 14,71,000 से ज्यादा टीके लगे हैं। इंदौर में 2 लाख तो भोपाल में 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल में और ये करीब 7,000 टीकाकरण केंद्रों में से एक है। राजधानी भोपाल में ये टीकाकरण केंद्र है। पूरे मध्य प्रदेश में 7,000 केंद्र बनाए गए जहां पे आज लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक ही दिन में 10 लाख लोगों को, रिकॉर्ड संख्या होगी ये, जब एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है मध्य प्रदेश में इस महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत। और इसमें लोगों का जो है जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखिए, एक महिला है जो यहाँ पहुंची हुई है, इन्हें कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। और शुरुआत में एक तरीके से देखा जाए तो जो लोगों में डर था, भ्रम था वैक्सीन को लेकर के, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। सरकार अपने स्तर पर जन जागरूकता अभियान चला रही है बड़े पैमाने पर, और इसी में अगर आप देखें तो अब ये एक बड़ा केंद्र बनाया गया है टीकाकरण का। यानी एक दिन में जितने टीके अप्रैल मई में पूरे देश में लग रहे थे, उतने टीके अब एक राज्य में लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब चुनौती ये है कि इस स्पीड को बनाए रखा जाए, इसमें कोई कमी ना की जाए, गांवों तक वैक्सीनेशन को पहुंचाया जाए। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और बचने के लिए संजीवनी है वैक्सीन, और ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया, इसलिए हम ये अभियान अपने हाथ में ले पा रहे हैं कि सबको आज से 21 जून से 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। और वो डोजेज उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि तीसरी लहर के पहले मैक्सिमम जनता को हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दें। वैक्सीन पर ग्रामीण इलाकों में जो हिचक है, उसे भी दूर करने के लिए जोर लगाया जाए, जिससे जल्द से जल्द सबके वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हो सके। आज तक ब्यूरो।